प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज फॉर जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज के क्लास में हम लोग ब्रिटिश कालीन न्यायिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। देखिए, जहाँ तक भारत में न्यायिक व्यवस्था के विकास की बात है तो आप लोग भली भांति अवगत हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता के आंशिक नियंत्रण की स्थापना हुई। इसी प्रकार से बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल पर वास्तविक नियंत्रण ब्रिटिश सत्ता की स्थापित हुई। वारेन हेस्टिंग्स के पहले के दौर में यदि हम देखेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स के पूर्व भारत में न्यायिक शक्तियां जमींदारों के हाथों में निहित थी। कहने का आशय यह कि कोई भी मुद्दा जब स्थानीय स्तर पर दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच उभर कर आता था तो उसका निपटारा जमींदार के द्वारा किया जाता था। हमारे लिए यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत में न्यायिक व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो ब्रिटिश सत्ता में पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ जिसने न्यायिक सुधारों की शुरुआत की। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हमें ध्यान में रखना है कि पहली बार आज के डेट में जो आप जिला के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट मतलब जिला दीवानी अदालत और जिला फौजदारी अदालत का कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट का, पहला गवर्नर जनरल या पहला व्यक्ति वारेन हेस्टिंग्स था जिसने जिला स्तर पर सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया। और यही नहीं, उसने कलकत्ता में अपीलीय अदालत के रूप में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत का गठन किया या सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत को एस्टैब्लिश किया। कहने का आशय यह कि जिला वाले न्यायालय में जैसे डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में जो हारा हुआ पक्ष होगा वह अपील करने कहाँ जाएगा तो कलकत्ता स्थित सदर दीवानी अदालत में, और जो डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट में हारा हुआ पक्ष होगा वह अपील करेगा कलकत्ता स्थित सदर निजामत अदालत में। वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पहली बार हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। कहने का आशय यह कि वारेन हेस्टिंग्स के समय ही हिंदू और मुस्लिम लॉ को रिटन फॉर्मेट में तैयार किया गया। उन्हीं के शासनकाल में सर विलियम जोन्स ने 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से किया। वारेन हेस्टिंग्स के समय एक और जो मेजर डेवलपमेंट हुआ वह यह कि उसने औरंगजेब के शासनकाल में लिखित मुस्लिम कानूनों की पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का भी अंग्रेजी अनुवाद करवाया। वारेन हेस्टिंग्स के बाद न्यायपालिका के क्षेत्र में इंटरफेयर करने वाले या न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने वाले दूसरे व्यक्तित्व हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित जिला स्तर की अदालतों, जैसा कि आपने अभी देखा जिला दीवानी अदालत और जिला फौजदारी अदालत, और कलकत्ता स्तर की अदालतों
जैसे सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत को कंटिन्यू रखा, मतलब उसके साथ इसने किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया। इसने एक एडिशनल वर्क क्या किया कि इसने पटना, ढाका, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद में सर्किट कोर्ट, जिसे दौरा अदालत या दौरा न्यायालय भी कहा जाता था, और प्रांतीय अपीलीय दीवानी अदालत की स्थापना की। जैसा कि आपने अभी वारेन हेस्टिंग्स के अध्ययन के क्रम में देखा कि जो जिला में हारने वाला पक्षकार होता था वह डायरेक्ट उसके लिए अनिवार्य था कि वह कलकत्ता जाएगा सदर दीवानी अदालत में और सदर निजामत अदालत में। तो क्रिमिनल कोर्ट की व्यवस्था तो इसने लोकल स्तर पर नहीं की, लेकिन सिविल कोर्ट की जहाँ तक बात है तो इसने पटना में, ढाका में, कलकत्ता में और मुर्शिदाबाद में प्रांतीय अपीलीय दीवानी अदालत की स्थापना की। जहाँ तक फौजदारी मुकदमों की बात है तो पूर्ववत फौजदारी मुकदमों के संदर्भ में हारे हुए पक्षकारों को कलकत्ता स्थित सदर निजामत अदालत में ही जाना होता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय एक और जो मेजर डेवलपमेंट हुआ वह यह कि 1793 में 1793 में उसने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया। कॉर्नवालिस कोड में क्या प्रोविजन किया गया, आपके लिए यह जानना अनिवार्य है कि कॉर्नवालिस कोड के अस्तित्व में आने के पहले तक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था, जिलाधिकारी होता था, वही प्रशासनिक अर्थात कार्यपालिका का भी प्रधान होता था और न्यायपालिका का भी प्रधान होता था। कॉर्नवालिस ने देखा कि मान लीजिए कि यदि कलेक्टर फ्रॉड करे या आर्थिक भ्रष्टाचार करे तो सवाल उठता है कि चोर भी यदि कलेक्टर होगा और जज भी कलेक्टर होगा तो उस स्थिति में न्याय की कल्पना बेमानी हो जाती। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया कि कलेक्टरों से जुडिशियल अथॉरिटी छीन लिया और कलेक्टर से छीने गए जुडिशियल अथॉरिटी को उसने डिस्ट्रिक्ट जज मतलब जिला जज को हैंड ओवर कर दिया। कहने का आशय यह कि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट जज के पद को सृजित करने का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। न्यायपालिका के विकास में लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पटना, ढाका, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद में स्थापित किए गए सर्किट कोर्ट मतलब दौरा अदालत और प्रांतीय अपीलीय दीवानी अदालत को समाप्त कर दिया। एक और चीज लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में हमें ध्यान रखना होगा, जैसा कि आपने वारेन हेस्टिंग्स के समय देखा कि जिला में हारा हुआ पक्ष अपील करने के लिए कलकत्ता जाता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर निजामत अदालत को एस्टेब्लिश किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। उसी प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इलाहाबाद में भी एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर निजामत अदालत को एस्टेब्लिश किया। कहने का आशय यह कि अब जिसके लिए कलकत्ता जाना आसान होता वह कलकत्ता अपील करने जाता और जिसके लिए इलाहाबाद जाना आसान होगा वह इलाहाबाद जाएगा। इसी प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय एक और मेजर डेवलपमेंट क्या हुआ कि
इनके पहले तक न्यायिक भाषा का दर्जा फारसी को प्राप्त था, अब यह दर्जा अंग्रेजी को प्राप्त हो गया। जहां तक कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया और कलकत्ता स्थित सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही चार्टर एक्ट 1833 आया और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग को गठित किया गया, जिसका बॉस बनाया गया लॉर्ड मैकाले को। पहले विधि आयोग की स्थापना 1835 में हुई। किस एक्ट के द्वारा? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता मतलब इंडियन पैनल कोड आईपीसी को तैयार किया, जिसे 1860 में पास किया गया। आगे चलकर जहां तक हाई कोर्ट्स की स्थापना की बात है, तो 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के थ्रू 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और आपके लिए यह भी ध्यान में रखना अनिवार्य है कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के थ्रू यह प्रोविजन किया गया कि हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे और मैक्सिमम 15 अदर जजेज होंगे। आगे चलकर के जो चौथा हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ 1866 में आगरा में एस्टेब्लिश हुआ और आगरा में जो हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, आगे चलकर 1875 में वह ट्रांसफर हो गया इलाहाबाद में। और आपके लिए इस चीज को भी ध्यान में रखना अनिवार्य है कि 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा कलकत्ता में जो हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, उसके पहले चीफ जस्टिस थे रमेश चंद्र मित्रा। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था 1774 में, उसके चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे। इसी प्रकार से 1862 में जो कलकत्ता हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, उसके चीफ जस्टिस रमेश चंद्र मित्रा थे। आगे चलकर 50 वर्षों के बाद 1911 में मतलब 1911 में सेकेंड इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया और इस हाई कोर्ट एक्ट में प्रोविजन किया गया कि अब किसी भी हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे और 20 अदर जजेज होंगे। जैसा कि आपको ध्यान में होगा कि 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के थ्रू हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सहित जजों की कुल संख्या 16 निर्धारित की गई थी, जो 1911 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा बढ़ा करके 21 कर दी गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई और दिल्ली में जो फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ वह किस वर्ष हुआ एस्टेब्लिश? तो 1937 में।
1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 1937 में दिल्ली में फेडरल कोर्ट अर्थात संघीय न्यायालय को एस्टेब्लिश किया गया। फेडरल कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते थे और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। और जहां तक दिल्ली स्थित फेडरल कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस की बात है, तो इसके पहले चीफ जस्टिस मॉरिस ग्वायर थे। अब जहां तक स्वतंत्र भारत में न्यायपालिका की बात है, तो 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, उसमें शुरुआती दौर में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, जिनकी संख्या वर्तमान समय में बढ़कर अब 34 हो गई है। कहने का आशय यह कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। जहां तक हाई कोर्ट्स की बात है, तो वर्तमान समय में भारत में कुल मिलाकर 25 हाई कोर्ट हैं। जून 2013 के पहले तक भारत में हाई कोर्टों की संख्या मात्र 21 थी, लेकिन जून 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में हाई कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया, जिससे भारत में हाई कोर्टों की संख्या बढ़कर 24 हो गई। इसी प्रकार 1 जनवरी 2019 को अमरावती में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में पूरे भारत में कुल मिलाकर 25 हाई कोर्ट अस्तित्व में हैं। जहां तक हाई कोर्टों के जुरिस्डिक्शन की बात है, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि वर्तमान समय में 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका जुरिस्डिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार एकाधिक राज्यों पर है। पहला हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पंजाब और हरियाणा राज्यों पर है। इसी प्रकार से बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन महाराष्ट्र और गोवा राज्यों पर है। और गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड राज्यों पर है। अच्छा, एक और चीज आपके लिए ध्यान रखना अनिवार्य है, वर्तमान समय में केवल दिल्ली इकलौता ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। इसके पूर्व जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट भी एक ऐसा हाई कोर्ट था जो स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए था, लेकिन हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर अब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट कर दिया गया है। प्यारे मित्रों, आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।